अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग CS301 प्रैक्टिकल का हमारे पास जो सिंपल पेपर व्यू की तरफ से इशू किया गया है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, MCQs हैं और पेपर पैटर्न किस तरह से आएगा, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑलरेडी मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो उन वीडियोज़ को तो आपने पहली फुर्सत में देख लेना है, क्योंकि जब तक आप वो वीडियोज़ नहीं देखोगे फिर आपको अगले वाली वीडियोज़ जो है वो भी समझ में नहीं आएगी। और जो दो इम्पोर्टेंट मेन टॉपिक्स शॉर्ट और लॉन्ग और MCQs के हवाले से मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि हमारे पास है ये मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप का, और उसके साथ साथ हमारे पास एवियल ट्री के अंदर जो रोटेशन है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन दोनों को आपने लाजमी कर देना है। अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को करते हो तो 15 मार्क्स तो आपको मिनिमम इजीली मिल ही जाएंगे इन दो टॉपिक्स को करते ही। इसके साथ बबल सॉर्ट वाला टॉपिक भी है और यूनियन वाला भी है, तो उसको भी हम अगर कवर कर सके तो करेंगे, क्योंकि मेरे खुद के भी पेपर चल रहे हैं और वीडियोस ज़्यादा बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा और टाइम अभी कम है क्योंकि पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी ऑलरेडी मैं प्रैक्टिकल के MCQ के लिए ये वीडियो आपने लाजमी देख लेनी और बाकी इनमें से भी चीज़ें जो है वो आ सकती हैं। तो क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारे पास वही सेम ही है, CS301 का ही, तो आपने उनको भी देख लेना है। तो अभी सैम्पल पेपर की तरफ बढ़ते हैं और सैम्पल पेपर से रिलेटेड उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो सैम्पल पेपर है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास जो पेपर पैटर्न है वो भी मेंशन है, और प्रैक्टिकल का जो पेपर पैटर्न है वो हमारे पास है 40 मार्क्स का। बाकी नॉर्मल पेपर जो हमारे पास होता है 60 मार्क्स का, प्रैक्टिकल का है 40 मार्क्स का। तो 40 में हमारे पास 20 मार्क्स के MCQs आएंगे, टोटल 24 होंगे, उनमें से आपने 20 जो है वो हमारे पास चूज़ किए जाएंगे। तो 20 मार्क्स के हमारे पास MCQs होंगे और बाकी जो रिमेनिंग 20 मार्क्स होंगे उनके हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 4। तो इसके अंदर शॉर्ट वाला कोई भी सीन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव के अंदर, और वो चारों के चारों लॉन्ग क्वेश्चन होंगे हमारे पास, और हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे। तो टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन देंगे, उनमें से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे लॉन्ग के अंदर। बाकी MCQs 24 होंगे, उनमें से 20 अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल हमारे पास 4 लॉन्ग के 20 मार्क्स हो गए और हमारे पास 20 मार्क्स के MCQs होंगे। तो यहाँ तक सैम्पल पेपर का हमारे पास ये पेपर पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है। 40 मार्क्स का होगा तमाम चीज़ें। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट MCQs है उनको आपने लाजमी करना है। ये MCQs, इनमें से आपके MCQs आ सकते हैं, और ये जो पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ ये CS301 प्रैक्टिकल का, इस वीडियो को आपने लाजमी देख लेना है, क्योंकि इसके अंदर तमाम क्विजेस के MCQs जो वो इंक्लूडेड हैं, जो कि इस दफ़ा हुए थे, तो वो आपने लाजमी कर लेना है। और बाकी CS301 की पेपर प्रिपरेशन आपने यहाँ से कर लेनी है। अब इनको मिला के जो आपका पेपर बनेगा वो ज़बरदस्त किस्म की आपकी तैयारी हो जाएगी। अब CS301 प्रैक्टिकल का हमारे पास सबसे पहला जो MCQ है उसको देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ लिंक्ड लिस्ट आवर एरे। तो हमारे पास जो मेन एडवांटेज है लिंक्ड लिस्ट का आवर एरे पे, वो क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर मेन एडवांटेज की बात हो रही है लिंक्ड लिस्ट की आवर एरे, यानी एरे के ऊपर हमारे पास जो इम्पोर्टेंस है लिंक लिस्ट के अंदर, यानी लिंक लिस्ट जो है वो इसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि एरे से भी ज़्यादा जो मेन एडवांटेज है लिंक लिस्ट के पास। इन दोनों को अगर कॉम्बिनेशन में देखें हम, तो लिंक लिस्ट के पास जो एडवांटेज है जो कि एरे के पास नहीं होगा या फिर कम होगा, जो भी है हमारे पास, तो लिंक लिस्ट के पास जो मेन एडवांटेज है एरे के मुकाबले में वो क्या है हमारे पास, वो है डायनेमिक साइज। तो लिंक लिस्ट का हमारे पास जो मेन एडवांटेज है वो क्या है, डायनेमिक साइज। इसका करेक्ट आंसर है, इसको आपने दिमाग में बैठा लेना है। अब नेक्स्ट MCQ नंबर 2 है हमारे पास, हाउ डू यू फाइंड द मिडल नोट इन अ लिंक लिस्ट। अगर हमारे पास जो है मिडल नोट हमने फाइंड आउट करना हो लिंक लिस्ट के अंदर, तो लिंक लिस्ट के अंदर हम जो है मिडल नोट को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड होता है उसको हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड नोट। तो उसको हम हेड नोट से स्टार्ट करते हैं एंड ट्रैवर्सिंग हाफ ऑफ द लिस्ट। उसके बाद हमारे पास जो आपने इसके अंदर जो मेन चीज़ याद रखनी है वो क्या हमारे पास, स्टार्ट करते हैं हेड नोट से। बाकी आपने ऑप्शन को छोड़ देना है, बाकियों को आपने देखना ही नहीं है। रेंडमली करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि भाई हम हेड नोट से स्टार्ट करते हैं अगर हमने मिडल नोट फाइंड आउट करना होगा लिंक लिस्ट के अंदर। बस इतना सा आप याद रख दो। बाकी अगली वाली जो स्टेटमेंट है ट्रेवर्सिंग हाफ ऑफ द लिस्ट, इसको भूल जाओ, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ याद रखो कि हम स्टार्ट करते हैं हेड नोट से, हेड नोट से स्टार्ट करते हैं। बस ये चीज़ याद होनी चाहिए अगर हमने मिडल नोट को फाइंड आउट करना हो लिंक लिस्ट के अंदर। अब नेक्स्ट MCQ नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज़ द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सेसिंग एन एलिमेंट इन अ स्टैक इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे। तो हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है एक्सेसिंग, अगर हमने किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो स्टैक के अंदर जो इम्प्लीमेंट हुआ है एरे के थ्रू, तो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है O1। तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है हमारे पास, जो कि होती है O1। हमारे पास ये ऑप्शन नंबर A करेक्ट है और इसको एज इट इज़ याद रख लेना है आपने। अब नेक्स्ट MCQ नंबर 4, अगेन ये इंपॉर्टेंट MCQ हो सकता है आपके पास, और ये भी इसके अंदर जितने भी MCQs लिखे हुए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQs उन्होंने रखे हुए हैं, इनको आपने लाजमी करना है।
और इसीलिए ये वीडियो बन रही है CS301 प्रैक्टिकल की। अब हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज एन अंडर फ्लो कंडीशन इन अ स्टेक। तो स्टेक के अंदर हमारे पास अंडर फ्लो कंडीशन कौन सी होती है, तो अब आपने वो बताना है। तो स्टेक के अंदर हमारे पास जो अंडर फ्लो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, व्हेन द स्टेक इज एम्प्टी। तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, जब स्टेक हमारे पास एम्प्टी हो और एन एलिमेंट इज पॉप्ड। तो जब हमारे पास स्टेक एम्प्टी हो और उसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो पॉप्ड किया जाए यानी डिलीट किया जाए, तो वो कंडीशन हमारे पास अंडर फ्लो कंडीशन कहलाती है स्टेक के अंदर। कौन सी कंडीशन होती है, जब स्टेक एम्प्टी हो और उसके अंदर एक एलिमेंट जो है वो पॉप किया जाए। समझ आ गई, बस ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है कि जब स्टेक एम्प्टी होगा और उसके अंदर कोई एलिमेंट पॉप किया जाए तो वो क्या होगा हमारे पास, वो अंडर फ्लो कंडीशन कहलाती है। किसके अंदर, स्टेक के अंदर। MCQ नंबर 5 है, व्हाट इज द यूज ऑफ क्यू। तो क्यू का क्या यूज है हमारे पास इन कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास क्यू का यूज क्या है, तो क्यू क्यों यूज किया जाता है, क्यू यूज किया जाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन लिखे हुए कि टू स्टोर एंड रिट्रीव एलिमेंट्स इन सारे के सारे ऑप्शन सेम ही है, क्योंकि ये स्टोर एंड रिट्रीव करता है एलिमेंट्स को, लेकिन कहाँ पे, किस ऑर्डर में, किस मैनर में करते हैं वो हमने बताना है। तो वो हमारे पास जो ऑर्डर होता है, जो मैनर होता है, हमारे पास वो होता है सिक्वेंशियल मैनर में। बाकी ये सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग है। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, वो स्टोर करता है एंड रिट्रीव करता है एलिमेंट्स को सिक्वेंशियल मैनर में, सीक्वेंस के थ्रू करता है सिक्वेंशियल मैनर में। रैंडम में भी नहीं करता, फिक्स में भी नहीं करता, रिवर्स में भी नहीं करता, एक सीक्वेंस में करता है, जिसको हमने यहाँ से सिक्वेंशियल मैनर का नाम दे दिया है। अब नेक्स्ट MCQ नंबर 6 है और ये इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको तो आपने दिमाग में बैठा लेना है। वही लीफो फीफो वाला सीन है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ CS301 की वीडियोस में, उनको आपने लाजमी देख लेना है। इफ द एलिमेंट A B C एंड D, अब ये अलग अलग, आपने सबसे पहली बात याद रखनी है कि A अलग है, B अलग है, C अलग है और D अलग है। ये चारों के चारों करेक्टर अलग अलग लिखे हुए हैं, जिनको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इफ द एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स सारे के सारे अलग है, A B C और D आर प्लेस्ड इन अ क्यू। इनको हमने किसके अंदर रखा है, क्यू के अंदर रखा है, एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम। एक चीज आपने याद रखनी है कि ए बी और सी डी को हमने किस में रखा है, क्यू में रखा है। उसके बाद हमने क्या करना है, एंड आर डिलीटेड, यानी उनको फिर हमने डिलीट कर दिया वन एट अ टाइम, यानी एक एट अ टाइम। जैसे हमने प्लेस करते वक्त ए बी सी डी को रखा, इसी तरह जो है हमारे पास क्यू के अंदर रखा हमने। उसके बाद हमने उसको वन एट अ टाइम, यानी डिलीट तो हमने सबको करना है, लेकिन एक को एट अ टाइम डिलीट करना है। यानी फर्ज करें मैंने ए को डिलीट किया, फिर बी को किया, फिर सी को किया, फिर डी को किया। इस तरह से डिलीशन चलेगी। एक साथ आप 2-3 को डिलीट नहीं करेंगे, वन एट अ टाइम आपने डिलीट करना है। यानी 1 को कर रहा हूँ तो ए को कर दिया, बी को कर रहा हूँ बी को कर दिया, एट अ टाइम 1 एलिमेंट हमारे पास डिलीट होगा। अब आगे पूछ रहे हैं कि इन व्हाट ऑर्डर विल दे बी रिमूव। अब उन्होंने एक चीज बता दी कि ये हमने क्यू के अंदर प्लेस कर दिया और एट अ टाइम एक को डिलीट करना है, लेकिन वो मेथड पूछ रहे हैं किसके थ्रू, यानी वो ऑर्डर क्या होगा, पहले आप इनमें से किसको डिलीट करोगे, ए को करोगे, डी को करोगे, सी को करोगे, बी को करोगे, वो ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है, तो वो ऑर्डर आपने बताना है। अब इसको समझने वाली चीज है वो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो क्यू का मेन जो चीज है यहाँ पर रोल क्यू का है। अब हमारे पास एलिमेंट क्या है, ए बी और सी डी है, ए बी और सी और डी। अब ये चारों अलग अलग है, मैंने यहाँ पे साथ में लिख दिए। अब हमारे पास क्या है, प्लेस्ड इन अ क्यू। अब जब मैं इनको क्यू में रखूंगा तो इस तरह से आ जाएंगे, सही है, ए बी सी डी ये अलग अलग आ जाएंगे इसी तरह से। उसके बाद क्या है, एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम। अब ये किसके अंदर रखा है, क्यू के अंदर रखा है। अब हमने वो सीक्वेंस बतानी है कि किस ऑर्डर में रिमूव होंगे। रिमूव तो सब ने होना है, एट अ टाइम एक ने होना है। अब जैसे जैसे रिमूव होते जाएंगे मैं उनको लिखता जाऊंगा 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट्स इनको मैं ऐसे लिखते जाऊंगा। तो क्यू के अंदर हम अपने एक चीज याद रखनी है, क्यू के अंदर हमने एक चीज डिस्कस की थी कि क्यू कौन सा, इसके अंदर हमारे पास चीज होती है क्यू के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आता है वो पहले चला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा पहले चला जाएगा, फर्स्ट इन पहले आया पहले चला गया। तो पहले कौन आया था, पहले ए आया था, तो ए आया डिलीट कर दिया। समझ रहे हो ना, जो पहले आया पहले चला गया, चला गया का मतलब क्या है, डिलीट, और पहले आया का मतलब क्या है, एंटर। जो एंटर करेगा पहले वही ही डिलीट होगा। तो एंटर पहले ए ने किया तो ए डिलीट हो गया, फिर बी एंटर किया बी डिलीट हुआ, फिर सी ने एंटर किया फिर सी डिलीट होगा, फिर डी ने एंटर किया था फिर डी डिलीट होगा। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ए बी सी डी होगा, ऑप्शन नंबर ए इस तरह से करेक्ट आ जाएगा। लेकिन रुक जाओ, अब अगर हमारे पास इस क्यू की जगह अगर वो स्टेक लिख दे, जो कि हमारे पास स्टेक यहाँ पर अगर फर्ज करो लिख दे, तो तब क्या आंसर आएगा वो भी तो पता होना चाहिए। तो स्टेक के अंदर क्या होता है हमारे पास, एक चीज आपने याद रखनी कि स्टेक हमारे पास क्या होता है, स्टेक हमारे पास होता है लीफो, लास्ट इन, जो बाद में आता है लेकिन पहले चला जाता है। लास्ट इन का मतलब क्या हो गया, इंटर, यानी बाद में जो एंटर करेगा लास्ट इन, जो लास्ट में इन होगा। लास्ट में इन का मतलब क्या है, ए बी
सी डी, जो लास्ट में, लास्ट यहाँ से डी है, फिर लास्ट सी है, फिर बी है, फिर ए है, तो लास्ट में जो सबसे लास्ट में एंटर होगा वो होगा डी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, लीफो लास्ट इन, जो लास्ट में इन होगा, फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में एंटर होगा वो पहले चला जाएगा। तो अब हमारे पास ए बी सी डी इस तरह से आ चुका है। अब अगर स्टैक की बात हो रही थी, क्यू की जगह अगर स्टैक लिखा होता तब इनका ऑर्डर क्या होता है, डिलीशन ऑर्डर। वही सेम चीज होगी, वन एट अ टाइम डिलीट हो रहा है तो ऑर्डर क्या होगा, तो जो बाद में आता है वो पहले डिलीट होता। तो पहले डी हम लिखते, उसके बाद हमारे पास कौन सा डिलीट होता, सी होता, उसके बाद बी होता, उसके बाद ए होता। तो ये इस तरह से हम लिख देते हैं। तो वो ऑर्डर होता हमारे पास डी सी बी ए स्टैक के लिए, और ये हमारे पास होता क्यू के लिए। दोनों समझ आ गए, ये समझाने वाला था, मैंने समझा दिया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर हमारे पास है 7, और इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है व्हाट इज अ नोट इन अ ट्री दैट हैज नो चिल्ड्रन कॉल्ड। तो वो नोट कौन सा होता है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी चिल्ड्रन, जिसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं होते। अब मेन चीज आपने समझ लेनी है कि नोड होते क्या है। तो नोड हमारे पास ऑलरेडी सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता फिर भी बता देता हूँ। तो ये हमारे पास जो पहला होता है इसको बोलते हैं रूट नोड, सही है। और ये रूट नोड तभी बनता है जब इसके पास हमारे पास इसके चिल्ड्रन कोई ना कोई होगा। तो रूट नोड के हमारे पास चिल्ड्रन होगा कोई ना कोई, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। तो ये हमारे पास रूट नोड कहलाता है, जो सबसे टॉप में होता है। उसके बाद जो ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये लेफ्ट चाइल्ड, अब ये इसको बोलते हैं लेफ्ट चाइल्ड, और ये होता है हमारे पास राइट चाइल्ड। तो इनको आप ये भी बोल सकते हो कि ये क्या है हमारे पास, लेफ्ट नोड है, राइट नोड है, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड किसका है, इसका है, जो कि हमारे पास रूट नोड है। लेकिन यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, हमने वो चीज मेन जाके डिस्कस करनी है। अब ये चाइल्ड नोड भी कहलाएंगे, ये चाइल्ड नोड भी कहलाएंगे हमारे पास। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दूसरी चीज क्या है, पेरेंट नोड। अब ये रूट नोड जो है अगर बीच में कहीं पे आए, फर्ज करे यहाँ इस तरह से आए, अब ये जो चाइल्ड नोड है अब ये क्या बन जाएगा, ये पेरेंट नोड बन जाएगा। तो बीच में जो आएगा वो जो हमारे पास जो चाइल्ड है वो पेरेंट नोड भी बन सकता है, लेकिन कंडीशंस के मुताबिक। अब इसके फर्ज करो ये दो मजीद चाइल्ड बन गए। अब हमारे पास यहाँ पर दूसरी चीज क्या है, रूट नोड, जो कि हमारे पास टॉप पे होती है उसको बोलते हैं। और एक है हमारे पास लीफ नोड। अब लीफ नोड कौन सा नोड होता है हमारे पास, जो लास्ट लेवल पे हमारे पास, सॉरी लास्ट लेवल हो या जो भी लेवल हो, जो वो हमारे पास वो चाइल्ड जिनका कोई हमारे पास फर्दर चाइल्ड नहीं होते, यानी कि अभी हमारे पास पेरेंट बन जाएंगे अगर इनके चाइल्ड होते। तो जो हमारे पास विदाउट चाइल्ड जो हमारे पास होते हैं, दैट इज नो चिल्ड्रन, तो वो कौन से नोड होते हैं हमारे पास, वो होते हैं लीफ नोड। अब जिनके चाइल्ड नहीं होते उनको हम कहते हैं लीफ नोड। अब यहाँ पे 3 लीफ नोड है हमारे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये 3 वो हमारे पास नोड्स हैं जिनके हमारे पास कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो ऐसे नोड्स को हम क्या बोलते हैं, लीफ नोड बोलते हैं, जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं है, इसके भी लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं है। तो ऐसे नोड्स को हम लीफ नोड बोलते हैं, जिनके मजीद चाइल्ड्स ना हो, तो वो लीफ नोड कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वो नोड होता है हमारे पास जो कि हमारे पास ट्री के अंदर तो होता है, लेकिन उसका कोई चिल्ड्रन नहीं होता, जो कि एंड में आते हैं सबसे। और उनके जरूरी नहीं है कि एंड में आए, लेकिन ज्यादातर आपको एंड में दिखेगा, क्योंकि मजीद फिलिंग नहीं होती और उनके चाइल्ड मजीद नहीं होते। तो ज्यादातर यहाँ में एंड में देखते हैं। तो लास्ट लेवल पे भी हो सकते हैं और सेकंड लास्ट लेवल पे भी हो सकते हैं, बस उनके मजीद चाइल्ड नहीं होते, तो उनको हम क्या कहते हैं, लीफ नोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है, उसके अंदर हमारे पास बोलते हैं व्हाट इज डी जनरेट ट्री। तो डी जनरेट ट्री हमारे पास क्या होता है, सिंपल सी अगर डेफिनेशन आपको पता होगी तो आप इजीली इसका आंसर बता दोगे। तो डी जनरेट ट्री हमारे पास वो ट्री होती है, वो बाइनरी ट्री होती है हमारे पास। कौन सी बाइनरी ट्री होती है, जहां पर हमारे पास ऑल नोड्स हैव ओनली वन चाइल्ड, जहां पर हमारे पास जो तमाम के तमाम नोड्स होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड होता है। तो जो भी हमारे पास होगा इस तरह का, जो भी हमारे पास बाइनरी ट्री होगा, उसके अंदर जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन बन जाए कि हर एक का हमारे पास एक चाइल्ड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डी जनरेट ट्री। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ये रूट नोड है, इसका क्या है, एक चाइल्ड है। अब ये दोबारा पेरेंट बन गया, इसका क्या है, एक चाइल्ड है। फिर ये पेरेंट बन गया तो इसका क्या है, एक चाइल्ड है। तो वो ट्री हमारे पास बाइनरी ट्री जिसके अंदर तमाम के तमाम नोड्स का एक न एक चाइल्ड होगा, हैव ओनली वन चाइल्ड, सॉरी एक न एक नहीं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चाइल्ड हो। वो बाइनरी ट्री जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डी जनरेट ट्री। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, इसका एक ही चाइल्ड है, राइट चाइल्ड, फिर इसका हमारे पास लेफ्ट में एक चाइल्ड है, फिर इसी पेरेंट का हमारे पास राइट में अगेन एक चाइल्ड है। तो वन चाइल्ड जिसका होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डी जनरेट ट्री कहलाएगा। जिस ट्री के अंदर वन चाइल्ड हो वो क्या कहलाएगा, डी जनरेट ट्री। सॉरी, जिस ट्री के अंदर नोड का हमारे पास एक चाइल्ड हो वो क्या कहलाएगा, डी जनरेट ट्री।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवर्सल आउटपुट द डेटा इन सॉर्टेड ऑर्डर इन बाइनरी सर्च ट्री। अब इसके अंदर हमारे पास कौन सा जो है ट्रेवर्सल आउटपुट है जो कि डेटा को सॉर्टेड ऑर्डर में शो करता है हमारे पास, तो वो होता है हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री के अंदर वो होता है हमारे पास इन ऑर्डर, जो कि हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा जो है वो आउटपुट देता है, आउटपुट द डेटा इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो कौन सा होता है हमारे पास, वो इन ऑर्डर होता है जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में हमारे पास डेटा को आउटपुट करता है, तो वो होता है इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर को आपने एज इट इज याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 है हमारे पास, वाइल इंसर्टिंग द एलिमेंट्स। ये हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स दिए गए हैं इन एन एमपीटी बाइनरी सर्च ट्री इन द सीक्वेंस शोज द एलिमेंट इन द लोवेस्ट लेवल इज। तो ये हमारे पास अगर हमने इंसर्ट करने एलिमेंट्स को एमपीटी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि हम ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप के ऊपर। अब मैं वो दोबारा यहाँ पे बोलना चाहूँगा क्योंकि आप बार बार कंफ्यूज हो गए कि मिनिमम हीप क्या होता है, मैक्सिमम हीप क्या होता है और नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है और एवीएल ट्री क्या होता है। ये चारों के चारों अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास, इनको आपने इनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे ट्री बनाना हो आप मैक्सिमम हीप बना लो, मिनिमम हीप बना लो, रूल्स आपको याद होना चाहिए। मिनिमम हीप का जो इम्पोर्टेंट रूल है वो क्या है कि पेरेंट हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा। चाइल्ड भले जैसे भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन चाइल्ड जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पेरेंट से बड़ा होना चाहिए, पेरेंट से बड़े होने चाहिए चाइल्ड। मिनिमम हीप के अंदर पेरेंट छोटा होगा। छोटा का मतलब क्या है, हमारे पास मान के चलो पेरेंट है 7, मिनिमम हीप की बात कर रहा हूँ, सही है, समझ लेना है, इसको गौर से समझ लेना है जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी। मिनिमम हीप है 7, तो ये पेरेंट आ गया। अब इसके चाइल्ड क्या होंगे, इसके चाइल्ड जो है वो 7 से बड़े होने चाहिए। मिनिमम हीप के अंदर चाइल्ड हमेशा पेरेंट से बड़े होंगे। अब 7 है हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, सही है, 2 चाइल्ड मैंने बना लिए। अब लेफ्ट पे मान के चलो मैं लिख देता हूँ 8 और राइट पे मैं लिख देता हूँ 10, सही है। अब इसके चाइल्ड जो है वो बड़े हैं, पेरेंट हमारे पास स्मॉलर है और चाइल्ड बड़े हैं, तो ये पेरेंट हमारे पास स्मॉलर है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, मिनिमम हीप है, क्योंकि इसका पेरेंट छोटा है और चाइल्ड इसके बड़े हैं। तो जब भी मिनिमम हीप की बात होगी आपको क्वेश्चन में एज इट इज बता देंगे कि भाई हमने मिनिमम हीप बनाना है, खुद से आपने मिनिमम हीप नहीं बनाना शुरू कर देना। अब जहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री लिखा हुआ है वहाँ पे अब बाइनरी सर्च ट्री ही बनाओगे, वो किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं बताऊंगा इस एमसीक्यू के अंदर, लेकिन पहले जो मेन कन्फ्यूजन है वो क्लियर होना जरूरी है। तो मिनिमम हीप ये कहलाते हैं। अब मैक्सिमम हीप क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास पेरेंट जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, तो पेरेंट बड़ा होगा। अब चाइल्ड जो है वो पेरेंट से छोटे होने चाहिए, चीज क्लियर हो गई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट पे ज्यादा हो राइट पे कम हो। और यहाँ पे भी मिनिमम हीप के अंदर भी अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 7 8 10 की जगह क्या लिखा हुआ है 10 8 लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है 7 यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद 10 यहाँ पे लिख दो और 8 यहाँ पे लिख दो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट साइड पे बड़ा होना चाहिए राइट साइड पे बड़ा होना चाहिए। मिनिमम हीप मैक्सिमम हीप के अंदर चाइल्ड की जो वैल्यूज है उनका आपस में कोई फर्क नहीं है। अब जिस तरह क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 10 इधर तो 10 इधर होगा, 8 उधर लिखा हुआ है तो 8 उधर होगा, 1 पे मैंने ये रखा, 2 पे ये रखा, 3 में जैसे फिलिंग होती है लेफ्ट टू राइट वैसे ही होगी। अब जो वैल्यूज, बस सिर्फ एक चीज आपने ध्यान रखनी जो कि मिनिमम हीप में है हमारे पास, वो स्मॉलर होना चाहिए और चाइल्ड बड़े हो राइट लेफ्ट पे, 7 से ग्रेटर होने चाहिए। लेफ्ट पे चाहे लिखो आप राइट पे लिखो, जिस तरह सीक्वेंस है उसी को ही फॉलो करना है आपने, खुद से जबरदस्ती 8 को उठा के यहाँ पे नहीं लिखना। अब जैसे क्वेश्चन में वैसे एज इट इज आपने लिख देना है। चीज क्लियर हो गई। अब वही मैक्सिमम हीप में भी है। मैक्सिमम हीप में क्या होगा, जो मेन वैल्यू होगी, मान के चलो ये हमारे पास पेरेंट नोड है, ये क्या है 40 है, इसके चाइल्ड क्या होंगे 40 से छोटे होने चाहिए। मैक्सिमम हीप में पेरेंट बड़ा होगा, उसके चाइल्ड उससे छोटे होने चाहिए। मैक्सिमम हीप आपको इजीली याद रहेगा। मिनिमम हीप के अंदर हो सकता है आप गलतियां करो, तो मिनिमम हीप का रूल मैं आपको बता चुका हूँ। पेरेंट स्मॉलर होगा, चाइल्ड जो है वो उससे बड़े होने चाहिए, 7 से ग्रेटर ही होंगे, 8 होगा 10 होगा 9 होगा जो भी होगा, चाइल्ड इसके बड़े होने चाहिए, बस पेरेंट छोटा होगा। मैक्सिमम हीप के अंदर पेरेंट बड़ा होगा चाइल्ड छोटे होंगे। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 30 लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं 20 लिख सकता हूँ, सही है। अब आपकी मर्जी है, जिस तरह की क्वेश्चन होगा क्या मान के चलो 40 है 30 है 20 है, इसी तरह बाकी वैल्यूज दी हुई हैं, तो आपने इसी को फॉलो करना है। 40 मैंने लिखा, फिर लेफ्ट पे फिलिंग होगी, फिर राइट पे फिलिंग होगी, फिर अगर मजीद वैल्यूज हैं तो फिर इस तरह से फिलिंग होगी, लेफ्ट फिर राइट इस तरह से, फिर ये फिल हो गया, फिर होगा लेफ्ट फिर होगा राइट। अब कहाँ पे बैलेंसिंग होगी तो वो एवीएल की रोटेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारा टॉपिक यहाँ पर नहीं है। चीज समझ आ गई। ये था मिनिमम और मैक्सिमम। अब अगर एवीएल की बात करते हैं तो मान के चलो यहाँ पर अगर कोई अनबैलेंसिंग हो गई
तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, एवीएल की रोटेशन को यूज करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास रोटेशन को मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो उससे बाइनरी ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा चीज क्या है हमारे पास, बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री लास्ट में रह गया, अब इसको बनाना सिखाता हूँ और इस एमसीक्यू को फिर डिस्कस करते हैं। मेन कन्फ्यूजन मैंने क्लियर कर दी ताकि बाद में आपको मसला ना हो। अब बाइनरी सर्च ट्री को हम किस तरह से बनाते हैं, मिनिमम मैक्सिमम को भूल जाओ, जो रूल पढ़ा था अब उसको भूल जाओ, मिनिमम मैक्सिमम इसलिए मैंने पहले बता दिया। अब क्या हमारे पास, अगर हमने इंसर्ट करना है इन एलिमेंट्स को इन एन एमपीटी बाइनरी ट्री, एमपीटी हो या फिर सिंपल बाइनरी सर्च ट्री हो, तो बाइनरी सर्च ट्री को अगर आप बना रहे हो तो फिर भी 0 से ही बनाओगे, अगर खाली है तो फिर भी 0 से ही बनाओगे, सही है। बाइनरी सर्च ट्री इन द सीक्वेंस शोन द एलिमेंट इन द लोएस्ट लेवल इज, तो ये जो सीक्वेंस दिया गया है सिंपल इसी के मुताबिक आपने एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, और लोएस्ट लेवल पे जो एलिमेंट होगा यानी जो लास्ट लेवल पे जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा वो आपने बता देना है। अब वो किसको पता होगा, जो इस ट्री को ड्रॉ कर पाएगा। एज इट इज यहाँ पे 83 लिखा हुआ है, इसको उठा के आप यहाँ पे बोलो लोएस्ट लेवल है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, समझदार नहीं बनना आपने, यहाँ पे इसको प्रॉपर सोल्व करना है। तो 71 हमारे पास मेन है, तो इसको मैं टॉप पे लिख दूंगा, ये हमारे पास रूट नोड बन जाएगा। उसके बाद 65 है, तो अब यहाँ पे जो फिलिंग करनी है आपने वो अभी आपने करनी है बाइनरी सर्च ट्री के मुताबिक, यहाँ पे कोई मिनिमम मैक्सिमम हीप का रूल नहीं लगेगा। अब पेरेंट 71 आ चुका है यहाँ पर, जिसको हम रूट नोड बोलेंगे, जो कि मेन नोड है हमारे पास, इसी से ही मजीद शाखें बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 71 तो लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास जो लेफ्ट पे लगेगा वो कौन लगेगा, 65 भी है 84 भी है। तो अब जो 71 से छोटा होगा नेक्स्ट एलिमेंट तो वो लेफ्ट पे लगेगा। 65 हमारे पास क्या है, छोटा है ना 71 से, तो इसको मैं क्या लगा दूंगा, लेफ्ट पे लगा दूंगा। जो पेरेंट से छोटा होगा वो लेफ्ट पे आएगा, जो पेरेंट से बड़ा होगा वो राइट पे आएगा। अब ये रूल आपने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर याद रखना है। अब 65 के बाद क्या आ रहा है, 84 आ रहा है, तो 84 71 से बड़ा है, तो उसको मैं राइट साइड पे लिख दूंगा यहाँ पर 84, सही है, यहाँ पे मैंने 84 लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये 3 तो हो गए, इसको अब भूल जाओ। अब क्या है, 69 है। अब 69 आपके पास किस से बड़ा है, तो 65 से बड़ा है। अब यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, अगर ये मिनिमम मैक्सिमम होता मैं क्या करता, लेफ्ट पे लगाता, राइट पे लगाता, फिर आगे जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास, जिससे बड़ा है वहां पे लगा देंगे, छोटा है लेफ्ट पे लगा देंगे, बड़ा है तो राइट पे लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 65, तो 65 से हमारे पास 69 क्या है, बड़ा है, तो 65 से बड़ा है ना हमारे पास, 84 से तो नहीं बड़ा, 65 से बड़ा है तो मैं यहाँ पे ही लिखूंगा। तो 65 से बड़ा है तो राइट साइड पे आ जाएगा। 65 से बड़ा क्या है, 69 है, तो 69 मैंने यहाँ पर लिख दिया राइट साइड पे 65 के। अब नेक्स्ट में जाऊंगा, वो हमारे पास है 67, तो अब यहाँ पर हमारे पास 67 जो है वो हमारे पास 65 से जो है वो भी बड़ा है, तो वो हमने क्या करना है, उसको हमने देखना है। लेकिन यहाँ पर मैं उसको लिख नहीं सकता, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि 69 तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब 67 वो भी 65 से बड़ा है, तो वो यहाँ ऑलरेडी हमारे पास फिल है, राइट साइड पे तो मैं नहीं लिख सकता। अब हमने नेक्स्ट पे जाना है 69 पे, अब फिल तो करना है हमने। अब मैं 69 में जाऊंगा, 69 के अंदर मैं 67 को प्लेस करूंगा। अब 67 को मैं राइट साइड पे नहीं करूंगा क्योंकि 69 से वो छोटा है, तो 67 मेरे पास 69 से छोटा है, तो वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अब बचा कौन, 83। 83 मेरे पास यहाँ पर कहाँ पे लगेगा, 83 जो है 84 से छोटा है, तो 83 जो है उसके लेफ्ट साइड पे, 83 के लेफ्ट 84 के लेफ्ट साइड पे जो है वो 83 लग जाएगा। चीज क्लियर हो गई। अब लेवल कितने बने, ये लेवल रूट नोड का लेवल होता है 0, ये फर्स्ट लेवल आ जाएगा, ये सेकंड लेवल आ जाएगा, और ये जो है वो थर्ड लेवल आ जाएगा। तो थर्ड लेवल हमारे पास क्या है, इसको हमने क्या बोला, द एलिमेंट इन द लोवेस्ट लेवल। तो लोवेस्ट लेवल कौन सा है हमारे पास, वो है थर्ड लेवल, और इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 67। तो इस तरह से हमारे पास, ये पहले समझाने के लिए लिखा था, इसको भूल जाओ, ये गलत है। जो 67 है हमारे पास वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका करेक्ट आंसर है 67। इस तरह से प्रॉपर सोल्व किया मैंने बाइनरी सर्च ट्री के थ्रू। समझ आ गई चीज, समझाना मकसद है। अब नेक्स्ट हमारे पास है हाउ आर रेफरेंस वेरिएबल क्रिएटेड इन प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के अंदर रेफरेंस वेरिएबल किस तरह से क्रिएटेड किए जाते हैं, तो हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, बाय डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल विद द रेफरेंस टाइप। तो रेफरेंस टाइप के थ्रू ही हम रेफरेंस वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है, इसमें कोई खास साइंस नहीं है। ऊपर रेफरेंस वेरिएबल है तो नीचे भी रेफरेंस टाइप के थ्रू ही हम करेंगे, तो ये रेफरेंस है, याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट हैपन व्हेन अ कांस्टेंट वेरिएबल इज असाइन अ न्यू वैल्यू इन प्रोग्रामिंग। तो क्या होगा हमारे पास जब हम कांस्टेंट वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ऑलरेडी तो हमने असाइन की, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रहे हैं, जब हम कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा से कोई न्यू वैल्यू असाइन करें, तो कांस्टेंट वेरिएबल हम बनाते क्यों है, ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए। तो कांस्टेंट हम क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें वो वैल्यू दोबारा चेंज नहीं करनी होती। अब कांस्टेंट में क्या चीजें आती हैं, जैसे मैंने कहा कि
मेरा नाम सारिम है, तो सारिम बंदे का नाम है, मैंने इंटर कर दिया। एक बंदा जो है जॉब कर रहा है यहाँ, जो भी कर रहे हैं, हमें उसका डेटा चाहिए, उसका नाम है सारिम। अब नाम उसका वही सेम ही है, वो चेंज नहीं होगा, तो वो क्या है हमारे पास एक कांस्टेंट हो गया। तो मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया कि भाई इसका नाम क्या है, सारिम। अब बाद में मैं जबरदस्ती उसको छेड़ूंगा, उसको कोई न्यू वैल्यू दूंगा, मान के चलो सारिम की जगह मैंने लिख दिया अली। तो अब क्या होगा, वो हमारे पास एक एरर देगा, और वो एरर क्या होगा, वो होगा कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर देगा क्योंकि आपने कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा क्यों छेड़ा। कांस्टेंट बनाते इसलिए क्योंकि उसको हमने छेड़ना नहीं होता, तो आपने उसको छेड़ा, चेंज किया, तो एक एरर आएगा। वो एरर कौन सा होगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा आपके पास। इसको आपने याद रख लेने, रन टाइम नहीं होगा, इसको दिमाग में नहीं बिठाना, कंपाइल टाइम एरर होगा, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इफ वैल्यूज 20, 30 एंड 25 आर यूज्ड टू बिल्ड एन एवियल ट्री, देन विच टाइप ऑफ रोटेशन कैन बैलेंस द एवियल ट्री। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे चीज बोल रहे हैं कि 20, 30 और 25 हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं, और हमने एवियल ट्री को बिल्ड करना है। तो एवियल ट्री को किस तरह बिल्ड करते हैं, वो मैं पिछली वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि बता पाया क्योंकि एवियल की रोटेशन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, तो वो रोटेशन आपने देख ली, और ऊपर मैंने बाइनरी सर्च ट्री भी आपको दिखा दिया। तो सेम इसी के थ्रू हमारे पास एवियल ट्री भी सिमिलर ही है, तो आपने इन दोनों को देख लेने। बाकी बैलेंसिंग जो है वो मेन इंपॉर्टेंट थी रोटेशन के थ्रू, वो मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर, आप वो देख सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ट्री को बिल्ड करना है, उसी के बाद ही हम बता सकते हैं कि रोटेशन कौन सी लगेगी, और रोटेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब दोबारा भी शॉर्ट में बता दूंगा। तो सबसे पहले 20 आ रहा है, तो 20 हमारे पास क्या बन जाएगा, रूट नोट बन जाएगा। उसके बाद है 30, तो 30 हमारे पास 20 से बड़ा है, तो ग्रेटर है, तो राइट साइड पे आ जाएगा 30। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास है 25, तो 25 हमारे पास। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि एवियल ट्री के अंदर मैं रोटेशन बना तो रहा हूँ, लेकिन ये भी देखना है आपने कि बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ तक चीजें बैलेंस है, तो मैं चल सकता हूँ। बैलेंस किस तरह से, अगर मैं 20 का बैलेंस फैक्टर निकालूं तो क्या है, लेफ्ट पे 0 है, राइट पे 1 है, तो क्या आएगा, -1 आएगा, तो बैलेंस है। बैलेंस कैसे पता चला, 1 हो, -1 हो, 0 आंसर जब भी एवीएल के अंदर आए तो उसका मतलब होता है कि ये ट्री क्या है, ये नोट क्या है, वो बैलेंस है। तो ये बैलेंस है हमारे पास, ये वैल्यू आ रही है -1, और इसके तो ऑलरेडी 0 0 है, तो 0 आएगा, तो ये भी बैलेंस ही है। अब नेक्स्ट हमारे पास 30 के बाद क्या आ रहा है 25, तो 25 30 से छोटा है, लेकिन 20 से तो बड़ा है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि 30 मौजूद है। लेकिन 30 के बाद क्या आ रहा है 25, तो 25 30 से तो छोटा है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा, लेफ्ट साइड पे लिख दूंगा। तो अब ये कौन सी रोटेशन बन जाएगी, अब इसको देखते हैं, क्योंकि अब ये अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस क्यों हो गया, अब ये जो रूट नोट था मेन, इसका क्या है, लेफ्ट साइड पे तो कुछ नहीं है, 0 है, लेकिन राइट साइड पे क्या लेवल है ट्री का, ये लेवल 0 है, लेवल 1 है और लेवल 2 है। तो राइट साइड पे 2 है, तो 0 - 2 कितना होता है, -2 होते हैं। अब ये रूट नोट जो है वो अनबैलेंस हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है जो रोटेशन लगेगी वो कौन सी रोटेशन होगी, तो वो रोटेशन आपने बतानी है। अब वो रोटेशन कौन सी होगी, अब पहले ये किस में जा रहा है, ये पहले जा रहा है राइट साइड पे, उसके बाद ये कहाँ पे जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे, तो ये रोटेशन कौन सी होगी, राइट लेफ्ट होगी। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि राइट लेफ्ट में हमारे पास कौन सी कितनी रोटेशन लगती है, 2 रोटेशन लगती है। तो 2 रोटेशन का मतलब हो गया डबल, और वो डबल कौन सी होगी, वो डबल हमारे पास होगी राइट लेफ्ट, और वो डबल क्या है, राइट लेफ्ट है। तो राइट लेफ्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस तरह से करेक्ट आ जाएगा, ऊपर वाला नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट राइट नहीं है हमारे पास। ऊपर से हम देखेंगे जहां से नोट डिसबैलेंस हो रहा है हमारे पास, तो वो डबल राइट लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14 है। अगेन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और ये हमारे पास शॉर्ट में भी आपसे पूछा जाएगा, बस ट्री जो है उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो इसमें क्या है, हमारे पास बैलेंस फैक्टर हमने बताना है रूट नोट का। तो रूट नोट का अभी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये रूट नोट है जो कि मेन नोट होता है लेफ्ट माइनस राइट, तो लेफ्ट पे भी हाइट 1 है, राइट पे भी हाइट 1 है, तो हमारे पास क्या होगा, 1 - 1 होगा, तो जो कि आएगा 0। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका बैलेंस फैक्टर जो कि हमारे पास होगा 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एस की वैल्यू फॉर कैरेक्टर सी एस। अब एस की वैल्यू किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, वो आपने एक चीज माइंड में बिठा लेनी है कि एस की वैल्यू ए से शुरू होती है और ए की वैल्यू क्या होती है 65। अब आपसे अल्फाबेट बी पूछे, सी पूछे, डी पूछे, बस एक वैल्यू आगे बढ़ाते जाओ। 65 के बाद 66 होगा तो वो बी का होगा, 66 के बाद 67 किसका होगा, सी का होगा, डी का क्या होगा 68 होगा। बस एक वैल्यू इंक्रीज करते जाना है। मेन चीज आपने याद रखनी है वो है ए की वैल्यू कितनी होती है 65, तो बी की कितनी होगी 66 और सी की कितनी होगी 67। तो इस तरह से सी की जो एस की वैल्यू होगी करेक्टर की वो क्या होगी 67 होगी, 67 करेक्ट आंसर इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इन हफमैन कोडिंग डेटा इन ए ट्री ऑलवेज अकर। तो डेटा हमारे पास हफमैन कोडिंग के अंदर कहाँ पे अकर करता है, वो हमारे पास अकर करता है लीव्स के अंदर।
तो लीव्स के अंदर हमारे पास जो है वो डेटा अकर करता है हफमैन कोडिंग के अंदर। इसको एज इट इज आपने याद रख लेना है। अब ये रूल है तो रूल के मुताबिक ही हमने चलना है। लीव्स के अंदर हमारे पास हफमैन कोडिंग के अंदर डेटा अकर करता है। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द मैक्सिमम हीप रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट ऑफ नोड 19। तो यहाँ पर हमारे पास एक मैक्सिमम हीप हमने कंसिडर करना है और फॉलोइंग एरे हमारे पास दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट ऑफ नोड 19। अब हीप कौन सा है, मैक्सिमम है। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि मैक्सिमम हीप के अंदर हमारे पास क्या होगा, पेरेंट बड़ा होना चाहिए। मैक्सिमम हीप के अंदर पेरेंट बड़ा होना चाहिए और चाइल्ड जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, पेरेंट से। चीज समझ आ गई। अब हमने बताना है कि पेरेंट नोड 19 का पेरेंट कौन होगा। तो पेरेंट का बताना बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले हमने इस ट्री को बनाना है तभी हम पेरेंट बता सकते हैं कि इसका पेरेंट कौन होगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, 55 आ रहा है। तो 55 को मैं टॉप पे लिख दूंगा। उसके बाद क्या है, 45 है और 35 है। तो 45 को लेफ्ट साइड पे लिख देंगे और 35 को राइट साइड पे लिख देंगे। अब बाइनरी सर्च ट्री को भूल जाओ, ऑलरेडी बता चुका हूँ, मिक्स नहीं करना। वो बाइनरी सर्च ट्री था जिसके मुताबिक मैं क्या कर रहा था, अगर 55 से बड़ा है तो राइट पे लिख रहा था, छोटा है तो लेफ्ट पे लिख रहा था। अब यहाँ पे कोई चीज नहीं होगी। मिनिमम हीप मैक्सिमम हीप के अंदर बस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हीप है तो पेरेंट बड़ा होगा, बाकी चाइल्ड लेफ्ट टू राइट आपने फिल करते जाना है, लेफ्ट टू राइट आपने ही चलना है। बस आपने एक चीज क्या याद रखनी है कि पेरेंट बड़ा होना चाहिए। बस पेरेंट बड़ा है भाई, बस हो गया काम। चाइल्ड उससे छोटे होने चाहिए मैक्सिमम हीप के अंदर। बाकी मेथड सारा फॉलो हो रहा है। और एमसीक्यूज के अंदर वो आपको इतनी डिटेल में अनबैलेंस चीज नहीं देंगे, वो आपको बैलेंस चीज ही देंगे। बस आपको उन्होंने ये टेस्ट करना होता है इसको बनाना आता है या नहीं आता। आपने बना लिया 55, 45 और 35। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। पेरेंट से छोटे ही हैं दोनों। यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्या है, 25 और 30। अब मैं वापसी इधर आऊंगा, 25 लिख दूंगा और 30 लिख दूंगा। तो क्या ये दोनों छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं, अपने पेरेंट से छोटे हैं। तो 45 अभी पेरेंट बन चुका है और चाइल्ड इन दोनों के छोटे हैं 25 और 30। इनको भी कट कर देते हैं। अब नेक्स्ट फिलिंग किस में होगी, लेफ्ट टू राइट होगी, 31 और 32, 31 और 32। अब ये मैं सर्कल डाला है, अब बार बार मैं नहीं डाल सकता क्योंकि वो वैल्यूज जो है वो खराब हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 31 और 32 जो कि दोनों हमारे पास पेरेंट से छोटे हैं। तो एज इट इज हमारे पास करेक्ट आ गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 23 और 19। तो 23 और 19 यहाँ से फिल होगा, 23 और 19। तो 23 और 19 भी लिख दिया और दोनों पेरेंट से छोटे हैं। इसका मतलब है हमारे पास जो पेरेंट है हमारे पास वो 25 है 19 का, जो कि हमारे से पूछा गया था। तो 19 का पेरेंट क्या बनेगा, 25 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इस तरह से करेक्ट आ जाएगा। प्रॉपर मेथड शेयर कर दिया है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18 है जिसके हमारे पास मिनिमम हीप है। अब वही सेम चीज इसमें भी पूछी जा रही है कि अब हमने क्या करना है, कंसिडर मिनिमम हीप बनाना है। ये एरेज है हमारे पास, मिनिमम हीप बनाना है। उसके अंदर आफ्टर डिलीटिंग द रूट नोड, और उसके बाद आपने रूट नोड जो कि 15 है उसको डिलीट कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपडेटेड मिनिमम हीप। तो जब मैं रूट नोड को डिलीट करूंगा तो अपडेटेड मिनिमम हीप क्या होगा वो आपने बताना है। तो जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं। एक चीज क्या रखनी है आपने याद, मिनिमम हीप के अंदर क्या होगा, पेरेंट हमेशा स्मॉलर होगा और चाइल्ड जो है वो हमेशा ग्रेटर होंगे पेरेंट से। चीज समझ आ गई। लेकिन हमारे पास इतने डिटेल में यहाँ पे नहीं आता। जब भी ये आपसे पूछेंगे शॉर्ट में, लॉन्ग में ही पूछेंगे जब आपको पूरा बनाना होगा। यहाँ पे वो बैलेंस ही देंगे सब कुछ आपको, बस आपने फिक्स करना है। क्या बोला था उन्होंने, डिलीटिंग द रूट नोट। रूट नोट 15 होता है, उसको हमने डिलीट कर दिया। अब बाद में रूट नोट क्या आएगा, नया 16 आएगा। लेफ्ट में क्या आएगा 18 और राइट में क्या आएगा 19। सही है, लेफ्ट में 18 राइट में 19। अब हमारे पास क्या है, अब रूल्स भी देख लो, वो सारे के सारे फॉलो करते जाएंगे क्योंकि एमसीक्यूज में पूछते हैं वो ऑलरेडी आपको रूल्स को फॉलो करते हुए वो ट्री बना के ऑलरेडी देंगे। बस आपने उसको बना के बस दोबारा नया ट्री बनाना होता है। अब पहले मैंने ये लिखा, फिर ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं। अब नया चाइल्ड कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेंगे। 18 19 हो गया। अब दोनों पेरेंट्स से बड़े हैं क्योंकि मिनिमम हीप चल रहा है। 16 18 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 19 17। तो 19 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 17 यहाँ पे लिख दिया। फॉलो कर रहे हैं रूल्स को। फिर आ गया 20, लेफ्ट पे आ जाएगा 20। चीज क्लियर हो गई यहाँ तक। अब यहाँ पर हमारे पास पूछा क्या जा रहा था, डिलीटिंग द नोट। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये इनका ऑर्डर चलेगा। तो 1 पे कौन है, 16 है। सही है, 16 16 18 19। 16 18 19 कहाँ पे है, 16 18 19। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने नहीं लिखा हुआ 16 18 19। इसको देख लेते हैं कि क्या चीज हो रही है यहाँ पर। 16 18 19 इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ, गौर से देखता हूँ इसके अंदर क्या मिस्टेक हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, डिलीट किया हमने रूट नोट को, सही है डिलीट हो गया। उसके बाद क्या है 16 आया, फिर हमने क्या लिख दिया 18 और 19। तो 18 मैंने यहाँ पे लिख दिया और 19 मैंने राइट साइड पे लिख दिया। सही है, यहाँ तक 18 19 सही है। पेरेंट्स से हमारे पास जो है वो बड़े आ रहे हैं, मिनिमम ही चल रहा है तो सीख हो गया। 16 18 19 हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है 17
और 20। ये मैं इतने लंबे कहाँ से चला गया था पता नहीं। चलो यहाँ पर 16, 18, 19 हो गया, 16, 18, 19 हो गया। उसके बाद क्या बचा 17 और 20। तो 17 मैं यहाँ पे लिख दूंगा और 20 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। इसलिए मैं क्या नशे में था क्या, वो उधर दूसरे में कहाँ चला गया था मैं। तो ये मैं पता नहीं कौन से नशे कर रहा था यहाँ पर। तो ये हमारे पास करेक्ट ट्री है 16। उसके बाद क्या है 18, फिर आ गया 19। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया 16, 18, 19। उसके बाद क्या है 17 और 20। तो 17 और 20 यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ 16 हमारे पास मेन रूट नोट है और ये हमारे पास क्या है बड़ा है, सॉरी छोटा है हमारे पास मिनिमम हीप के अंदर, और इसके जो चाइल्ड नोट्स है वो हमारे पास बड़े हैं 16 से, एक 18 और 19। चीज़ यहाँ पर करेक्ट हो गई। उसके बाद 18 हमारे पास पेरेंट बना, और पेरेंट हमारे पास क्या है, पेरेंट हमारे पास है स्मॉल, बड़ा है पेरेंट हमारे पास। तो यहाँ पर आपने इसको फिक्स करना है, पेरेंट बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पेरेंट क्या आ रहा है, अब बड़ा आ रहा है, और चाइल्ड इसका छोटा है जो कि है 17। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल सा यूं करके शिफ्ट कर देना है। तो अब नया ट्री किस तरह बनेगा 16, अब यहाँ पे 17 उठ के 18 की जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 18 नीचे आ जाएगा, और दूसरा चाइल्ड 20 एज इट इज रहेगा। 16 के राइट में क्या था 19 था। चीज़ समझ आ गई। अब मिनिमम हीप मैक्सिमम हीप के अंदर क्या होता है, जब आप जो है मैक्सिमम मिनिमम को ऊपर नीचे करना होता है तो हम इसी तरह से ही करते हैं। अगर मान के चलो अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम हीप की बात हो रही होती तो ये छोटा हो रहा है तो 20 में यहाँ से भी उठा के ऊपर लिख देता और 17 को नीचे लेके आ जाता। ये रूल यही इसी तरह से ही फॉलो करते हैं, बस नीचे वाले को उठा के ऊपर लेकर आ जाते हैं, जिस तरह से सेटअप चल रहा होता है। अब मिनिमम यहाँ पे कौन था 17 था तो ऊपर लेके चला गया। अब 18 और 20 दोनों बड़े हैं, और 16 को भी अगर मैं देखूं तो वो छोटा है और इनके दोनों चाइल्ड बड़े हैं, और इन 18 और 20 को देखें दोनों बड़े हैं और उनका चाइल्ड क्या है और इनका पेरेंट क्या है वो छोटा है। तो अब ये ऑर्डर इनका ये बनेगा, पहले 1 ये आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो 1 पे कौन है 16, 17, 19, 16, 17, 19 और 18, 20। तो 18, 20, 16, 17, 19, 18, 20। तो ऑप्शन नंबर बी इस तरह से करेक्ट आएगा। अब इस तरह के सस्ते नशे आपने नहीं करने, क्योंकि ये चीज़ आप करोगे तो ऑप्शन ही सारे गलत कर देंगे। अब यहाँ पे तो ऑप्शन दिए हुए थे तो मैं दिमाग में याद आया कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन में से ही आंसर आएगा। तो तभी मुझे पता चला भी मैं कौन से नशे में हूँ। तो यहाँ से फिर मैंने इसको दोबारा से देखा ऑप्शन के मुताबिक, अगर शॉर्ट लॉन्ग में है तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं होंगे, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इस तरह के आपने नशे नहीं करने, वरना सारा गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इस तरह से करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 19 है, इन मैक्सिमम हीप एलिमेंट विद द ग्रेटेस्ट की इज ऑलवेज इन विच नोड। तो मैक्सिमम हीप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसका ग्रेटेस्ट की होगा वो ऑलरेडी ऑन द टॉप होगा, और ऑन द टॉप कौन होता है हमारे पास रूट नोड होता है मैक्सिमम हीप के अंदर। तो रूट नोड हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि मैक्सिमम हीप के अंदर जो एलिमेंट होता है ग्रेटेस्ट की के साथ वो हमारे पास, चलो ये भी बता देता हूँ कैसे होगा। अब ये हमारे पास क्या होगा, डिटेल में नहीं बता रहा मैं, बस बता रहता हूँ। 20 है, 40 है और 80 है। तो अब क्या होगा, मैक्सिमम हीप चल रहा है ना, तो 80 हमेशा हमारे पास ऑन द टॉप ही आएगा। सही है, मैक्सिमम हीप के अंदर 80 ऑन द टॉप आएगा, जो कि मैक्सिमम हीप होगा। तो वो कौन सा होता है, जो टॉप पे सबसे होता है उसको रूट नोड बोलते हैं, और जो बीच में आ जाते हैं फिर वो हमारे पास पेरेंट नोड बन जाते हैं। लेकिन जो टॉप पे होता है ग्रेटेस्ट की के साथ मैक्सिमम हीप के अंदर, उसको रूट नोड बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ यू कॉल द यूनियन फंक्शन 2, 3 एंड देन 2, 7 देन द नेम ऑफ द सेट विल बी। अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, बस इसके अंदर क्या होता है, जो भी एमसीक्यू आपसे पूछते हैं बस सेम ही होता है। अब 2, 3 लिखा हुआ है, 2, 4 लिखा हुआ है, जो सेम होगी वैल्यू उसको आपने उठा के आंसर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे कौन सेम है, 2 सेम है, तो 2 हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। बट डिटेल में ये मेरे को नहीं पता यूनियन के डिटेल में किस तरह से क्यों आता है, बस यही है हमारे पास। बाकी जो नॉर्मल यूनियन हम देखते हैं उसके अंदर तो यू होता है कि ये 2 आएगा, सेम है तो एक दफ़ा लिख दिया, 3 और 7, तो ये यूनियन बन गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो हमारे पास पता नहीं कौन सा कोडिंग का रूल फॉलो हो रहा है, तो कोडिंग मेरे को इतनी ज़्यादा आती नहीं है तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। तो 2 है तो 2 को एज इट इज़ यहाँ पर आपने लिख दिया, जो कि सेम है दोनों में, यहाँ पे आ गया आंसर, यही 2 करेक्ट है इसका। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, सपोज इन हैशिंग टेक्निक। तो हैशिंग टेक्निक के अंदर हमारे पास वी हैव द की एंड हैश फंक्शन गिवन बिलो। की हमारे पास 20 है, हैश फंक्शन पूछा जा रहा है, की डिवाइडेड बाय 10। सब कुछ उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, बस की जगह की वैल्यू लिख दो 20, 20 डिवाइड बाय 10 करोगे, 20 डिवाइड बाय 10 करो, क्या आंसर आता है 20 डिवाइड बाय 10, तो 2 ही आंसर आएगा। 20 डिवाइड बाय 10 करो तो 2 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, की जगह की वैल्यू लिख दी, बाकी सब दिया हुआ है उन्होंने। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 22 है, इफ हैश फंक्शन इक्वल टू की मॉडुलस 10। अगर हैश फंक्शन हमारे पास जो है इक्वल हो की मॉडुलस 10 के, सो फॉर विच ऑफ द पेयर ऑफ वैल्यूज द कोलियन टेक प्लेस। तो कोलियन कहाँ पे होगी, कोलियन का मतलब क्या होगा यहाँ पर, तो कोलियन का मतलब मैं समझा देता हूँ। कोलियन का मतलब होगा टकराव। टकराव जैसे फिजिक्स में पढ़ा था ना, 2 मासेस आपस में कोलियन करेंगे यानी टकराव करेंगे, तो M1 M2 जो था वो छोड़ दो, जो भी है फिजिक्स की बात बाद में होगी।
अब यहाँ पे क्या है, हमने वो बताना है वो कौन से वैल्यूज होंगे यहाँ पर, जो कि पेयर ऑफ वैल्यूज यानी इन्हीं पेयर में से बताना है जिनकी वैल्यूज जो आएगी वो सेम आएगी अगर हम उसका मॉडुलस लेंगे 10 से। तो अगर 2 का मैं मॉडुलस लूंगा 10 से और उसके बाद 2 का भी 12 का मॉडुलस लूंगा 10 से, तो जो वैल्यू आनी चाहिए वो इक्वल टू अगर होगी सेम वैल्यू के, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो सेम होगी इन दोनों की, तो इसका मतलब है ये दोनों कोलियन करेंगे। जिनकी सेम नहीं आएगी वो कोलियन नहीं करेंगे, बस वो पेयर हमने बताना है। तो अब यहाँ से मैं 12 का मॉडुलस निकाल देता हूँ, तो 12 मॉडुलस 10, तो की जगह वो वैल्यू आपने लिख देनी है। 12 का मॉडुलस निकाल रहा हूँ 12, और याद रहे कि पेपर में आपके पास एक कैलकुलेटर जब आप ओपन करते हो तो ये नॉर्मल वाला ओपन हो जाता है, इसके अंदर मॉडुलस नहीं है। आपने यहाँ से क्लिक करना है इन 3 बार्स पे, साइंटिफिक में चले जाना है, यहाँ से 12 लेना है, फिर मोड लेना है। मोड में क्या है 12 मोड 2, आंसर क्या आएगा, एक सेकंड, 12 मोड 2 नहीं लेना, फिर मैं नशे में चल गया, वापसी में सी दबा दूंगा। 12 मॉडुलस 10 लेना है आपने, 12 मॉडुलस 10, तो क्या आंसर आया 2 आया। इसी तरह 2 का भी आपने मॉडुलस ले लेना है, तो 2 का मॉडुलस लेते हैं 2 मोड 10, बस की जगह ये वैल्यू लिखनी है, बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा। 2 मोड 10 आपने ले लेना है, तो आंसर क्या आया 2 आया। तो इसका मतलब है ये दोनों जो है इनकी वैल्यू सेम आ रही है, जो कि कोलियन करेंगे एक ही जगह पे। इनको हम एक ही जगह पे नहीं लिखते हैं, वो फिर दूसरा रूल है, उसको फिर बाद में हम देखेंगे डिटेल में अगर टाइम मिला। तो बस ये दोनों चीजें हमारे पास, ये दोनों हमारे पास इनका क्या कर रहे हैं, कोलियन कर रहे हैं। इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अगर हम इसका मॉडुलस 10 से लेते हैं, इसका मतलब है ये हमारे पास कोलियन करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। अब मैं सबको सोल्व नहीं कर सकता, आप कर सकते हो खुद ही। 14 को मॉडुलस लो 10 से, 15 का मॉडुलस लो 10 से, इन दोनों का आंसर अलग होगा, इसे ये कोलियन नहीं करेंगे। जो सेम वैल्यूज होती हैं, जिनका आंसर सेम आएगा वैल्यूज का, वो कोलियन करेंगी। इसी वजह से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वीडियो लंबी हो चुकी है, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, हर एक को करके आप कर सकते हो। बाकी ऑप्शन ये करेक्ट है, मैंने आपको समझा दिया। जो सेम आंसर होगा वो कोलियन करते हैं, और ये पेयर नंबर ए है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एन इंटीजर ऑफ 10 इंटीजर्स। हमारे पास एक एरे है 10 इंटीजर्स का, ये 15, 13, 18 बाकी सारा कहानी लिखी हुई है। एरे आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन द मेन लूप सिलेक्शन सॉर्ट। ये अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एरेज यहाँ पे दी हुई है, लिस्ट ऑफ एरेज यहाँ पर दी हुई है 15, 13, 18 जो दी हुई है। हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट करने हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एक चीज याद रख ली आपने, और फर्स्ट इटरेशन करनी है, यानी एक ही दफा फर्स्ट इटरेशन करनी है, और उसके बाद हमारे पास स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है। अब सिलेक्शन सॉर्ट किस तरह से करते हैं, अब यही वैल्यूज आपने दोबारा लिख देनी है। अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, टाइम नहीं है मेरे पास। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, फर्स्ट इटरेशन के अंदर हम करते हैं, जो सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी इस एरे के अंदर, उसको अपने सबसे पहले नंबर पे लिख देना है। सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 10 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो 10 को मैं उठा के पहले नंबर पे लिख दूंगा। अब पहले नंबर पे लिखा, अब उसी तरह से बाकी का ट्री इसी तरह से चलता जाएगा। लेकिन 15 कहाँ पे जाएगा, आपका क्वेश्चन है, तो 15 हमने उठा के 10 की जगह पे लिख देना है। स्मॉलेस्ट को हमने स्टार्टिंग में लिखा, क्यों लिखा, इन्होंने क्या लिखा कि सॉर्टिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करो। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूंगा तो 10 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 10 को उठा के पहले नंबर पे लिख दिया। बाकी इसी तरह से 13 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 के बाद वही 15 उठ के इधर 10 की जगह पे आ जाएगा, फिर 12, 16, 14 इसी तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, फर्स्ट इटरेशन होगा, यानी ये पहला मेथड हो गया। अब इसी तरह अगर मैंने सेकंड स्मॉलेस्ट लेना है, तो सेकंड स्मॉलेस्ट लेने के लिए फिर मैं दोबारा से जाऊंगा, इनमें से कौन सा है, 10 के बाद कौन सा आएगा, तो 9 नहीं है, तो 9 के बाद कौन सा है। बस इस तरह से आपने मेथड लेना होता है। जो स्मॉलेस्ट होगा सबसे पहले वो मैंने ले लिया। अब सेकंड स्मॉलेस्ट, यानी वो 10 से जो है वो छोटा तो नहीं होगा, लेकिन 10 से बड़ा होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट ही कहलाएगा, क्योंकि मिनिमम हमारे पास जो स्मॉलेस्ट था वो 10 था। लेकिन ये फर्स्ट इटरेशन हो गई। अगर लॉन्ग में शॉर्ट में पूछते हैं, बोले सेकंड इटरेशन भी करो, थर्ड भी करो, जितने पॉसिबल है वो करो, तो सेकंड में कौन होगा, 10 के बाद जो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, वो होगी हमारे पास 11। तो 11 को आप उठा के किसकी जगह लिख दोगे, 13 की जगह, तो 10 के बाद यहाँ पर 11 आ जाएगा, और 13 जो है वो 11 की जगह, तो 11 की जगह आप क्या लिख दोगे, 13। तो ये हमारे पास सेकंड इटरेशन कहलाएगी, बाकी वैल्यू सेम होगी। हमसे क्या पूछा गया था, फर्स्ट इटरेशन कौन सी थी, ये थी 10, 13, 18, 19। तो 10, 13, 18, 19 इसमें भी है, 10, 13, 18, 19 इसमें भी है, 10, 13 इसमें नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत। ये हमने गलत कर दिया, 10, 13, 18, 19 यहाँ पे आ रहे हैं। आगे चलते जाएंगे 11, 17, 15, 11, 17, 15, तो इसके अंदर हमारे पास 11, 17, 15 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 12 आ गया, ये गलत हो गया। 11, 16, 17 के बाद क्या है, 12, 16, 14, 12, 16, 14, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इस तरह से करेक्ट आ जाएगा। समझ आ गई, सिलेक्शन सॉर्ट में इस तरह से करना था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट था, चीज क्लियर हो गई। इसी तरह से बबल सॉर्ट भी है, लेकिन उसका मेथड अलग है, जो कि मैं फिर अगर टाइम मिला तो वो भी समझा दूंगा, सही है।
अब नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन लॉग टू एन एल्गोरिथम। तो इनमें से कौन सा हमारे पास जो है वो एन लॉग टू एन एल्गोरिथम नहीं है, तो वो हमारे पास कौन होता है, वो हमारे पास होता है सिलेक्शन सॉर्ट, जो कि एन लॉग टू एन नहीं है हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट। तो उम्मीद है इतनी डिटेल में अब किसी ने नहीं समझाया होगा, इतनी डिटेल में सैम्पल पेपर के तमाम एमसीक्यूज मैं समझा चुका हूँ, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी समझा चुका हूँ। ऑलरेडी एक वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, CS 301 की जो है 5, 6, 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, उनको भी आप देख सकते हो। अब बाकी इसका सब्जेक्टिव है, अब वो कोडिंग है, वो कोडिंग मुझे आती नहीं है, सही बता रहा हूँ, मैं रियल बन के बता सकता हूँ आपको, कोडिंग आती नहीं है, मैं समझा कैसे सकता हूँ आपको। बस आपको जो यूट्यूबर मिले जो कि समझा सकते हैं कोडिंग को, आप उनकी वीडियो देख सकते हो। बाकी ये एवियल ट्री को ड्रॉ करना है बाइनरी सर्च ट्री का, जिस तरह मैंने बताया उसी तरह से ये भी सॉल्व होगा। बस आपने जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं हमने बैलेंसिंग के रोटेशन की वीडियो में बता चुका हूँ, उनको बीच में किस तरह बैलेंस करना है वो वीडियो आपने देख लेनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि हमारे पास जो है बबल सॉर्ट के थ्रू करना है, ये मुझे आता है, ये किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास अगेन कोडिंग है, कोडिंग से दूर भागता हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगेन कोडिंग है, दूर भागो। और नेक्स्ट ये सवाल है हमारे पास लीनियर प्रोबिंग टेक्निक है, इसके थ्रू हमारे पास हैश टेबल है, इसके थ्रू हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट करना होता है। तो एक ये जो क्वेश्चन है इसको भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और जो हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या है, ये बबल सॉर्ट वाला है, ये की बना दूंगा। और कोशिश करूंगा कि मैं एवियल ट्री की कंस्ट्रक्शन की भी एक वीडियो बना दूं, क्योंकि मैं बैलेंसिंग की तो बना चुका हूं, लेकिन अलग से जीरो से किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं वो नहीं बनाए। तो ये तीनों वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगी इन टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, इसके अंदर मैं नहीं कवर कर सकता इतना, मैं खुद की एनर्जी का ख़त्म हो गई, मेरा खुद का भी आज पेपर है तो पेपर देने भी जाना है। तो अगली वीडियो मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।